Hello everyone, good morning. Today we are starting a series in which we will cover last 5 year PYQs of reading comprehension. Guys, देखो ऐसा है कि जब हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं ना, देन वी प्रिपेयर फॉर जीएस फुल्ली, ठीक है, उसमें पूरा टाइम डिवोट करते हैं. बट जब बात आती है सी सेट की, देन समटाइम्स व्हाट वी डू इज वी थिंक कि इट इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम, सो वी विल जस्ट इग्नोर इट इन अ लिटिल मैनर. ठीक है, हम थोड़ा बहुत इस पर प्रैक्टिस करते हैं, बट वहीं पे आप शायद ये फैक्ट नहीं जानते दैट अराउंड 80% कि 80% जो एस्पिरेंट्स है ना, वो सी सेट की वजह से रुक जाते हैं. दैट मीन्स जो रियल कंपटीशन बचता है ना, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 20% जो एस्पिरेंट्स है उन्हीं के बीच में रहता है. ठीक है, एंड आफ्टर नोइंग दिस यू डेफिनेटली शुड नॉट इग्नोर इट एंड प्रिपेयर फॉर इट होली. दैट मीन्स यू शुड नॉट जस्ट ये सोच के नहीं करना है कि हमें सिर्फ 27 क्वेश्चन ही करने हैं और वो हो जाएंगे. ठीक है, आपने कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर के, लाइक फॉर द एग्जांपल आपने 2020-21 तक के जब आप लगाते हो तो मोस्टली हो जाते हैं. ठीक है, बट अब जो है वो स्टेटमेंट्स जिस तरह से बनती हैं, लाइक क्वांटिटेट जो क्वांट का एग्ज़ाम होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके जो स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन बन रहे हैं. ठीक है, पहले सिंपली क्वेश्चंस बनते थे. आप अगर पिछले वाले उठा के देख रहे हो और उसमें आपको लग रहा है कि आपका हो गया एंड आप आगे भी इसको संभाल लेंगे, ठीक है, तो आपको एक तरह से ये झटका देगा वहाँ पे जब आप जाके देखेंगे. ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे 2023-4-5 का आप लगा के देखोगे ना, तो आपको शायद कुछ ना कुछ आइडिया भी मिल जाएगा. But we are not discussing about the strategy. We will make a separate video for that. In this we will start the comprehensions, right? So let's begin. Just 1 second. Okay. स्टार्ट करते हैं हम. 2021 का है ये हमारा. ठीक है, इसमें हम फर्स्ट पैसेज से स्टार्ट कर रहे हैं. देखो, उसमें आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना है. दैट इज़ आपको जो आपकी इसमें पैराग्राफ के अंदर जो आपको चीज़ें गिवन है ना, उसके बेसिस पे आपको स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है, ना कि आपकी जो अलग उससे अलग नॉलेज है, जैसे कि आपकी जीएस में आप काफ़ी सारा पढ़ते हो. ठीक है, उससे रिलेशन में. दैट्स वाई एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है. ठीक है, तो उसको वो स्टेटमेंट्स उसके अकॉर्डिंग ही बनाता है और हमें भी लगता है कि वो राइट है. ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पैसेज में गिवन है, ठीक है, उससे जस्ट लाइक जब पॉइंट्स हमारे स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पैसेज में फ्रूट्स के ऊपर बात की जा रही है. ठीक है, बट इन द ऑप्शंस, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें हमारे को कोई स्पेसिफिक फ्रूट गिवन है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंगो, एप्पल वगैरह कुछ भी गिवन है. ठीक है, तो वो स्टेटमेंट वहाँ पे इनकरेक्ट बनाई गई है. ठीक है, आपको लग रहा है कि वो फ्रूट्स के अंदर ही है, ठीक है, रिलेशन में है, बट वो स्टेटमेंट वहाँ पे इनकरेक्ट है. आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पैसेज में जो उसका क्रक्स है, उसका ओवरऑल जो उसका मैसेज है वो क्या गिवन है. ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमारे काफ़ी सारे आंसर सॉल्व हो जाते हैं. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैसेज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम जस्ट ये चेक कर लेते हैं कि हमें पूछा क्या है. Which one of the following statement best reflect the most critical inference that can be made from the passage given above? Okay, let's see the passage. Researchers simulated street lighting on artificial grassland plots containing pea aphids, sap-sucking insects at night. These were exposed to two different types of light: a white light similar to newer commercial LED lights and an amber light similar to sodium street lamps. The low-intensity amber light was shown to inhibit rather than induce flowering in a wild plant of the pea family, which is a source of food for the pea aphids in grasslands. The number of aphids was also significantly suppressed under the light treatment due to the limited amount of food available. Okay, अब हमने पैसेज को रीड कर लिया. एक बार आप भी इसको पोज करके फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज को रीड करो. ठीक है, आप अपना आंसर निकालो, आपका क्या उसमें आंसर बन रहा है. ठीक है, एंड देन आप इसको फिर वापस चला के वीडियो को तब आप देखो. ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होनी भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आप वीडियो सुन रहे हो, कहीं से कोई लेक्चर सुन रहे हो, दैट इज़ गुड, बट उसके बाद भी बेशक आपको उसके आंसर्स पता हैं, ठीक है, फिर भी आपको उसको पढ़ने की हैबिट होना. ठीक है, एक तो आपको आंसर पता लगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपको किस तरह से उस चीज़ को रीड आउट करना है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है, ये तभी आपका डेवलप हो पाएगा जब आप उसको खुद अटैम्प्ट करोगे. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. ओके, low intensity light has more adverse effect on the plants as compared to high intensity lights. देखो,
ओवरऑल हमारे को यहाँ पे दो लाइट्स का कंपैरिजन गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो लो इंटेंसिटी लाइट है उसका मोर एडवर्स इफेक्ट है प्लांट्स पे एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। वो एक तरह से एक पॉइंट उसके अंदर गिवन है। लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। ओके तो जब आपने इस पैसेज को रीड आउट किया तो यहाँ से हमारे को क्या गिवन है कि जो रिसर्चर्स उन्होंने लाइटनिंग के अंदर कुछ ग्रासलैंड प्लॉट्स को डाला, जैसे कि ये जो भी प्लांट्स वगैरह गिवन है पी के, ठीक है, उसको दो लाइट्स के अंदर डाला, एक वाइट लाइट एंड दूसरी एलईडी हमारी सोडियम लाइट है, ठीक है, इन दोनों के अंदर डाला, उसका फिर इफेक्ट बताया गया है। यहाँ पे ये चीज़ हमारे को गिवन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे जो पॉइंट्स गिवन है, लो इंटेंसिटी लाइट हैज़ मोर एडवर्स इफेक्ट, तो यहाँ पे उन दोनों को कंपेयर कर दिया फर्स्ट पॉइंट में कि जो लो इंटेंसिटी लाइट है उसका ज़्यादा इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। द सेकंड ऑप्शन इज गिवन, लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। वट इट इज सेइंग हियर दैट द लो इंटेंसिटी लाइट वॉज शॉन टू इनहिबिट, यहाँ पे देखो यही चीज़ बोल रहे हैं कि वो इनहिबिट करता है रादर देन इंड्यूस फ्लावरिंग इन अ वाइल्ड प्लांट ऑफ द पी फैमिली, इट्स अ सोर्स ऑफ फूड फॉर, ये उसका बाद में प्लांट का वो बता रहे हैं कि क्या यूज़ है। द नंबर ऑफ हैबिट वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली सप्रेस्ड अंडर द लाइट ट्रीटमेंट के अंदर वो सप्रेस, जो ओवरऑल उसका क्रक्स निकल रहा है वो लास्ट लाइन में यहाँ पे गिवन है, ठीक है, अंडर द लाइट ट्रीटमेंट ड्यू टू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लाइट का जो ओवरऑल इफेक्ट उस पर प्लांट पे हुआ, वो चीज़ यहाँ पे लास्ट में गिवन है, ठीक है। और आगे जो पॉइंट्स गिवन है देखो वो क्या बोल रहे हैं, वाइट लाइट इज बेटर फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एज कम्पेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर्स। यहाँ पे अदर कलर्स वगैरह की बात की जा रही है, इसके बारे में तो अपने कुछ मेन जो गिवन था वो तो है ही नहीं यहाँ पे। Proper intensity of light in an ecosystem is important not only for plants but of animals too। कहीं भी पैसेज के अंदर एनिमल्स की बात कहीं पे भी नहीं की गई है, ठीक है, और यहाँ पे एनिमल्स डाल दिया, तो इस वाले पॉइंट को आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास फिर भी तीन ऑप्शन बने, ठीक है, आपने फर्स्ट वाले को तो एनिमल देख के, लास्ट वाले को एनिमल देख के काट लिया, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं अदर कलर्स की कहीं पे भी कोई भी बात थी इसमें, ठीक है, एक लाइट्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और देखो आपको जब ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न हो ना तो लास्ट लाइन में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो लास्ट में लाइंस गिवन होती हैं उसमें उसका ओवरऑल जो चीज़ मैसेज गिवन देना चाहते हैं ना यहाँ पे एग्जामिनर, वो उसमें मिलती है, ठीक है। तो आप लास्ट लाइन को देख के भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि वहाँ पे क्या बात की जा रही है। तो यहाँ पे लाइट्स के कंपैरिजन कर दिया, तो ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट बन जाएगी। नेक्स्ट फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन गिवन है उसमें बोल रहा है लो इंटेंसिटी लाइट हैज़ मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स। अब यहाँ पे जो लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी लाइट्स को कंपेयर किया गया, बट लास्ट में हमारे को देखो क्या गिवन है वो चीज़ देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि जो लाइट का इफेक्ट हुआ वो क्या हुआ कि उसने सप्रेस कर दी प्लांट की ग्रोथ को, ठीक है। और इसी से हमारा जो बी ऑप्शन है वही बन रहा है यहाँ से, लाइट ऑफ पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट पैसेज नंबर 2 देखते हैं। इसमें गिवन पूछा क्या हमारे को, फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, एजम्पशंस बतानी है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज आर पोलिनेटेड बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड मैमल्स, बट द मेन पोलिनेटर्स आर इंसेक्ट्स। ओके, pollination is responsible for providing us with a wide variety of food as well as many plant derived medicines. At least 1/3 of the world agriculture crops depend upon pollination. Bees are the most dominant taxa when it comes to pollination, and they are crucial to more than 400 crops. Pollination is an essential service that is the result of intricate relationship between plants and animals, and the reduction or loss of either effect affects the survival of both. Effective pollination requires resources such as refuges of pristine natural vegetation. Okay, pollination के बारे में given है यहाँ पे।
अब आप इसके ऑप्शंस देखते हैं हम क्या क्या यहाँ से अजम्पशन हम निकाल सकते हैं। ओके, सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ एनिमल इंडिया सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पोलिनेटिंग एनिमल्स। जब आपको इस तरह से एक्सट्रीम नेगेटिव स्टेटमेंट गिवन होती है ना, जो पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग ही नेगेटिव बना देती है जब वो वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी आपके इनकरेक्ट बनते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, तो आप इसको डायरेक्टली इनकरेक्ट मार्क कर सकते हो यहाँ पे। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे ये चीज़ हमारे को नहीं गिवन थी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वगैरह की, ठीक है, और मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, ये सब पैसेज में कहीं पे भी कोई बात नहीं की गई। तो इस वाले जब आप ऑप्शंस को पढ़ते हो ये चीज़ ध्यान रखोगे ना कि पैसेज में इसके बारे में कुछ भी था या नहीं था, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 भी कटेगा हमारा। अब वैसे आप इसी के बेसिस पे ए बी सी आपके तीनों यहाँ से निकल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका फोर्थ बचेगा। फिर भी हम थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं। पोलिनेटर्स बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन है वहाँ पे कम हो जाता है, बिकॉज दोनों का यहाँ पे बताया ना कि प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड है एक दूसरे पे, मतलब दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है वहाँ पे, इस तरह से हमारे को पैसेज में गिवन था। नेक्स्ट बोले डाइवर्सिटी इंसेक्ट्स इंड्यूस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, बेसिक है, ठीक है, इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी इसको भी इंड्यूस करती है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बेसिक हैं, ठीक है, इसी के बारे में बताया जा रहा था हमारे को पैसेज में भी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ से आपको जो मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स है इसी बेस पे आपकी एलिमिनेट हो जाती हैं कि पैसेज में उनके बारे में था कि नहीं था। जैसे कि यहाँ पे मोनोकल्चर प्रैक्टिस के बारे में नहीं था, ठीक है, यहाँ पे इम्पॉसिबल ही बोल दिया कि हो ही नहीं सकता। फर्स्ट वाले में जब हमने देखा तो एनिमल्स की बात कहीं नहीं थी पैसेज में, ठीक है, अदर लाइट्स के कलर्स वगैरह के बारे में पैसेज में ये थोड़ी था कि ये कलर कैसा करता, वो कलर कैसा करता, कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब पैसेज का सिर्फ एक लाइन उठा के डाल रहा होता है ना कि जस्ट लाइक पूरे पैसेज का जो मोटिव था, क्या वो वहाँ से मैसेज डिराइव करना चाहता था, उसको हटा के कोई एक उसको सपोर्ट करने के लिए जो फैक्ट गिवन था उसको जब आपको डालते, वो लगता तो ठीक है कि भाई पैसेज में था, बट वो जो मीनिंग ड्राइव करना है, जो वहाँ से मीनिंग निकल के आ रहा है, वो चीज़ आपको चेक करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में वो चीज़ हमारे को जो मैसेज गिवन था पैसेज में वो बी में था, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेकआउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, passage number 3rd. What it is saying, which one of the following statement best reflect the crux of the passage. Passage का यहाँ पे crux क्या है वो चीज़ देखनी है हमारे को। A study conducted on the impacts of climate change over the Kaveri Basin of Tamil Nadu using regional climate models showed an increasing trend for maximum and minimum temperature and a decrease in the number of rainy days. Okay, this climatic shift will have an impact on the hydrological cycle in the region, led to more runoff and less recharge, and affect the groundwater tables. Further, there has been an increase in the frequency of droughts in the state. This has driven farmers to increase dependency on groundwater resources to secure their crops. ठीक है, इफेक्ट दे रखा है यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का। ऑप्शंस देखते हैं अब यहाँ से। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब पैसेज में क्या हमारे को ये बोल रखा, ये चीज़ तो कहीं पे भी कि जो क्लाइमेट के मॉडल्स वगैरह इन चीज़ के बारे में तो कहीं पे नहीं थी, और एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसके बारे में भी ये नहीं था कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, ठीक है। वो सिर्फ यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है, उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं बात थी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से। अगले ऑप्शंस तो इस बेसिस पे आप इसको यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की कोई भी बात नहीं थी, तो इसको कट कर सकते हो। हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडोप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम्स। नाउ अब यहाँ पे ये चीज़ मतलब कि उसका इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बाद का स्टेप आ गया ना ये, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और ये तो हमारे को पैसेज में कहीं पे भी नहीं था कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी कट हो जाएगी। क्लाइमेट चेंजेस इंक्रीज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट। तो यही तो बात थी ना कि क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज कहीं पे ड्रॉट हो रहा है, कहीं पे रन ऑफ हो रहा है, ठीक है, फार्मर्स को ग्राउंड वाटर पे उसकी वजह से डिपेंड होना पड़ रहा है, यही चीज़ें गिवन थी। फोर्थ को भी पढ़ते हैं एक बार, ये वाला कुछ लग रहा है कि ठीक है, क्लाइमेट change caused the farmers to adopt unsustainable livelihood and risky coping strategies। अभी बोल रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फार्मर्स है वो अनसस्टेनेबल, ये इसके बारे में वैसे तो यहाँ पे ये था कि डिपेंड हो रहे हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्स पे, ठीक है, एक तरह से ग्राउंड वाटर इससे डिप्लीट होता है, बट
यहाँ पे ये चीज़ क्या इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फार्मर्स अडोप्ट करें अनसस्टेनेबल लिवलीहुड में भी बोल रहे हैं कि उसमें भी ये अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडोप्ट करें, रिस्की कोपिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो रिस्क वगैरह इन सब के बारे में कहीं पे भी कुछ नहीं था यहाँ से, तो इसको कट आउट करोगे आप यहाँ से। तो जो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ से बेटर, आपको ना ये नहीं चेक करना होता कि सभी में से कौन सी एक करेक्ट है, सभी मतलब कि आपको कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होती मिलेंगी, ठीक है। उनमें से सबसे बेस्ट जो सबसे बेटर आपको लग रही है उस चीज़ को आपको चूज़ करना है, ठीक है। जो परसेंटेज में आप देख सकते हो कि कौन सी ज़्यादा परसेंटेज में उसके ज़्यादा उस पैसेज से रिलेट कर रही है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट वन हियर। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ पैसेज। इसमें हमारे को एजम्पशंस पूछी गई हैं, ठीक है। और देखो आप है ना, जब आप प्रैक्टिस करो तो आप ये चेक करा करो कि आपको कौन से, जब किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आपको लग रहा है कि ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो। लाइक एजम्पशन में क्रक्स पूछते हैं, ठीक है, उसका मैसेज पूछ रहे हैं, कुछ इन्फ्रेशन वगैरह पूछ रहे हैं, तो उस चीज़ में आपको चेक करना है। ये चीज़ चेक करोगे ना तो उससे उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हुए ज़्यादा फोकस कर सकते हो इस तरह से आप, ठीक है। रिसर्चर्स वर एबल टू यूज स्टेम सेल्स टू गॉग द neurotoxic effects of the environmental pollutant bisphenol A (BPA). They used a combination of biochemical and cell-based assays to examine the gene expression profile during the differentiation of mouse embryonic stem cells upon treatment with BPA, a compound known to cause heart disease, diabetes, and developmental abnormalities in humans. They were able to detect and measure BPA toxicity toward the proper specification of primary germ layers such as endoderm and ectoderm and the establishment of neural progenitor cells, ठीक है। इसमें यहाँ पे मेनली BPA के बारे में गिवन है। एक बार अब assumptions क्या क्या गिवन है हम उसको देख लेते हैं। BPA may alter embryonic development in vivo, यहाँ पे बोल रहा है कि इसको अल्टर कर सकता है। बायोकेमिकल्स एंड सेल बेस्ड एसेज आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट्स फॉर पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीज। अब आप ये देखो, हमने पैसेज पूरा रीड किया यहाँ पे, ठीक है। इससे यहाँ पे बोला BPA रिसर्च वगैरह की बताया, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इनका कॉम्बिनेशन जो है उससे एग्जामिन करें जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सेल्स अपॉन ट्रीटमेंट विद ये कंपाउंड माइनस नॉन टू कॉज, ये कंपाउंड जो है ये डिजीज़ कर सकते हैं, ठीक है। दे वर एबल टू डिटेक्ट एंड मेजर इसकी टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स द प्रॉपर सोल्यूशन। तो ये सब चीज़ों में यहाँ पे कहीं पे भी पोल्यूशन से रिलेटेड कोई डिजीज़ के बारे में बात की गई थी, इसको और उसको रिलेट करके कहीं पे भी पोल्यूशन इन दिस डिजीज़ के बारे में कोई बात नहीं थी यहाँ पे। तो इस वाले ऑप्शन को आप पहले इनकरेक्ट मार्क करोगे। अब आपने 2 को काटा तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन डी भी कट गया, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बट फिर भी एक बार चेक करते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कुड सर्व एज अ मॉडल टू इवेल्युएट साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और BPA ये सब तो यहाँ पे पैसेज में इन्हीं के बारे में था, तो ये वाला हो जाएगा। अगर कोई पैसेज आपको डायरेक्टली पूरा क्लियरली समझ भी नहीं आ रहा होगा ना, तो वहाँ पे आपको ये चेक कर लीजिए कि जो वर्ड्स कहीं पे स्टेटमेंट जो ऑप्शंस गिवन है उसमें कोई ऐसा वर्ड तो नहीं गिवन या कुछ ऐसा तो नहीं गिवन जो पैसेज में किसी रिलेटेड कुछ बात ही नहीं की गई। जैसे कि यहाँ पे पोल्यूशन इंड्यूस डिजीज़ की कोई बात नहीं थी, ठीक है, बट ऑप्शन में गिवन है, तो आप उस चीज़ को पहले इनकरेक्ट मार्क करोगे और मे भी वहीं से आपका आंसर आपको पता लग जाएगा। क्योंकि कई बार होता है कि कोई पैसेज ऐसा मिल जाता है कि जो समझ ही नहीं आ रहा और आप उस पर टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, ठीक है। एक बार ये तो पता लग ही जाता है कि ओवरऑल कहाँ घूम रहा है, किस पॉइंट पे घूम रहा है पैसेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। assumptions पूछे हैं इसमें भी, in the passage above following assumptions have been made. Okay, fig trees are considered sacred in India, East Asia and Africa, and are common in agriculture and urban landscapes where other large trees are absent. In natural forests, fig trees provide food for wildlife when other resources are scarce and support a high density diversity of frugivorous fruit-eating animals. In frugivorous, birds and bats continue to visit fig trees located in sites with high human disturbance. Sacred fig trees may promote frugivore abundance. Under favorable microclimate, plenty of seedlings of other tree species would grow around fig trees.
ठीक है, फिग ट्रीज की मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंस गिवन है यहाँ पे। अगर आपको इस पैसेज को देख के कुछ याद आया तो फिग ट्रीज के ऊपर ही एक क्वेश्चन बना था, आई थिंक जीएस में पूछा गया था 2024 का, और 5 में से आई थिंक 24 या 25 में से एक बार पूछा है। ठीक है, और एक और पॉलिटी का भी क्वेश्चन था जो ऐसे ही सीसेट वाले कॉम्प्रिहेंशन से ही पूछा गया था सेम। कई बार ये चीज़ें भी हेल्प कर जाती हैं। अगर आप ये पढ़ रहे हो ना, जैसे फिग ट्रीज के बारे में बात आ गई यहाँ पे, तो उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि उसकी जो मेन, आप गूगल पे डालोगे ना तो ऊपर जो मेन उसके आता है डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड, उसी से आपका काम बन जाता है। थोड़ा सा चेक कर लीजिए बस, ठीक है, इतने में काम बन जाता है हमारा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज गिवन अबाउट द फॉलोइंग assumptions have been made। ठीक है, देखते हैं। फिग ट्रीज कैन ऑफन बी कीस्टोन स्पीशीज इन नेचुरल फॉरेस्ट। ठीक है, देखो ऐसा है ना, एलिफेंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आई थिंक आया कि एलिफेंट कीस्टोन स्पीशीज है ना। तो जब उसके मतलब कि वो अदर एनिमल्स को, अदर ट्रीज को, ठीक है, अदर इंसेक्ट्स वगैरह या कुछ और किसी चीज़ को, उनको भी इफेक्ट करे, उनके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो वो कीस्टोन स्पीशीज के अंदर आता है, मतलब कि वो बाकी चीज़ों को भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसी गलत बात नहीं, जो उससे रिलेटेड कंप्लीटली बात थी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुड स्पीशीज कैन नॉट ग्रो। अब यहाँ पे ये चीज़ तो कही नहीं थी कि जहाँ पे अदर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते वहाँ पे फिग ट्रीज ग्रो करेंगे। ठीक है, फिर भी नेक्स्ट देखते हैं इस वाले को आप इस बेसिस पे। यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी कि फिग ट्रीज जहाँ पे अदर वुडी स्पीशीज, एंड स्पेशली देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि वुडी स्पीशीज़ की बात की गई है, मतलब कि उसको और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाया जा रहा है, खाली स्पीशीज़ भी नहीं बात कर रही, वुडी स्पीशीज़। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये मिला था कि वुडी स्पीशीज़ वगैरह के बारे में कुछ बोला हो? ठीक है, ये नहीं था, तो इसको आप इस बेसिस पे यहाँ पे इंकरेक्ट कर सकते हो। सेकेंड, ट्रीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसमें रोल के बारे में यही बात की जा रही थी कि उनका रोल है उसको कंजर्व करने में। फिग ट्रीज हैव अ रोल इन द सीड डिस्पर्जल ऑफ अदर ट्री स्पीशीज। तो लास्ट में यही बोल रहा है कि जहाँ पे प्लेंट ऑफ सीडलिंग्स, अदर ट्रीज वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं उसके आसपास अराउंड, ठीक है, तो उनके डिस्पोजल में, तो यही बहुत बात की जा रही थी। क्योंकि फिग ट्रीज अदर जो इंसेक्ट्स वगैरह या जो भी आते हैं, जैसे बैट्स वगैरह की बात की जा रही थी, ठीक है, तो वो अदर ट्रीज़ की जो भी वो स्ट्रिपलिंग्स वगैरह होती है, सीडलिंग्स वगैरह होती है, वहाँ आसपास गिर जाते होंगे, तो उससे उसमें भी हेल्प हो जाती है कि अदर ट्रीज़ वहाँ पे ग्रो करने में। तो मतलब कि वही चीज़, इसका रोल वगैरह, और आप लैंग्वेज से भी समझ सकते हो। वैसे यहाँ पे ना जैसे जीएस की भी हमने जो भी वीडियोस बताई, उनमें भी हम बात यही करते हैं कि आप सिर्फ जो वर्ड्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस मत रखिए कि ये वर्ड आ गया तो हम इनकरेक्ट, उससे जो उसका मीनिंग ड्राइव होता है, ठीक है, उसमें जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे फोकस कीजिए। यहाँ पे भी देखो ये बात कर रहा है, एक रोल है उसका, यहाँ पे भी रोल है, कीस्टोन स्पीशीज़, यही तो बात की थी कि ये कीस्टोन स्पीशीज़ है, उनको इफेक्ट करती है, उनके हेल्पफुल है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो कितना स्पेसिफिक बना दिया कि जो अदर लार्ज वुडी स्पीशीज़ की तो बात ही नहीं थी कहीं पे भी। ठीक है, तो इस वाली चीज़ को आप इनकरेक्ट करोगे, तो 1, 3 एंड 4 दैट मीन्स ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से 2 को इनकरेक्ट मार्क किया था, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, फर्स्ट हमारा करेक्ट था तो ये आ जाएगा। वैसे बाय द वे अगर आप फर्स्ट वाले, तो क्योंकि डायरेक्टली पूरा पैसेज ही यही था, तो फर्स्ट वाले तो हमारी यहाँ से करेक्ट हो गई, उसके बेसिस पे आप फर्स्ट और फोर्थ में देखोगे तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ है एक जगह, तो आप किसको चूज़ करोगे? थर्ड और फोर्थ को ही चूज़ करोगे ना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैसेज व्हाट इट इज सेइंग। यहाँ पे पूछा क्या हमारे वो, विच ऑफ द above farming practices can be compatible with agroecology as implied by the passage। तो पैसेज में देखते हैं क्या क्या बात की गई, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें यहाँ से चूज़ करना है एग्रोइकोलॉजी प्रैक्टिसेस। ठीक है, at the heart of agroecology is the idea that agroecosystem should mimic the biodiversity level functioning of natural ecosystem. Such agriculture mimics, like their natural models, can be productive, pest resistant, nutrient conserving, and resilient to shocks and stresses. In ecosystem, there is no waste nutrients are recycled. There is no waste nutrients are recycled indefinitely. Agroecology aims to closing nutrient loops, returning all nutrients that come out of the soil back to the soils, such as through application of farmyard manure. It also harnesses natural processes to control pests and build soil fertility through intercropping. Intercropping practices. Agroecological practices include integrating tree with livestock and crops। ठीक है, उसके साथ इंटीग्रेट करना। अब यहाँ से हमारे को चूज़ करना है कि एग्रोइकोलॉजी जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें कौन कौन सी हमारी यहाँ पे आ सकती हैं। ऑल राइट, ठीक है,
देखते हैं यहाँ पे कवर क्रॉप्स, कवर को हम ऊपर से कवर करते हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारी करेक्ट रहेगी। ये यहाँ पे आप अपनी थोड़ी सी जो जीएस की नॉलेज है उसकी बेसिस पे, क्योंकि ऊपर हमारे को हिंट गिवन है उससे रिलेटेड हर एक स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेट करना ट्रीज को, लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स को, यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग, तो ऊपर इसी से रिलेटेड क्रॉप कवर करना क्रॉप को, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड भी मिल जाएगी, ठीक है। फर्टिगेशन, हाइड्रोपोनिक्स है, मिक्स्ड फार्मिंग है, पॉलीकल्चर एंड वर्टिकल फार्मिंग, ठीक है। यहाँ से आप अगर आपको देखो किसी को देख को आपको डायरेक्टली ये पता लगेगा कि ये 100% उसके अंदर आएगी, और कोई आपको मिल जाएगी जो आपको डायरेक्टली नो मिलेगा कि ये नहीं आ सकती, ठीक है। तो आप किसी को जिसको करेक्ट मार्क करते जाओ, जो आपको लग रही कि नहीं हो सकती उसको इनकरेक्ट मार्क करो, ठीक है, उसी से आपको पता लग जाएगा। तो वर्टिकल फार्मिंग हमारी एग्रो इकोलॉजी में नहीं आती, इस वाली को इनकरेक्ट मार्क करोगे। अब यहाँ पे देखो 6 किस में है, सो ऑप्शन से सी कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा। हमारी फर्स्ट वाली करेक्ट है, दैट मीन्स देखो यहाँ से बी वाला बी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें फर्स्ट नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला तो हमारा कवर क्रॉप्स है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग हमने पढ़ी है, यही बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। पॉलीकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे ये बचा फर्टिगेशन एंड हाइड्रोपोनिक्स, ये यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। इस तरह से आप अपने राइट आंसर को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज, which one of the following statement best reflect the most critical inference that can be made from the passage given above? Let's see what it is saying. Computers increasingly deal not just with abstract data like credit and details and databases, but also with the real world of physical objects and vulnerable human bodies. ठीक है। A modern car is a computer on wheels. An aeroplane is a computer on wings. The arrival of the Internet of Things will see computers backed into everything from road signs and MRI scanners to prosthetics and insulin pumps. There is little evidence that these gadgets will be any more trustworthy than their desktop counterparts. Hackers have already proved that they can take remote control of internet connected cars and peacemakers. ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ में कैसे वो इंडल्ज हैं, और उसके बाद हैकिंग से रिलेटेड बोला। तो यहाँ पे देखते हैं, कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। यही बात बता रहे थे कि कंप्यूटर्स मतलब कि हर चीज़ को वो हैकर्स जो अप्रूव कर चुके हैं इसको भी हैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। अगले देखते हैं, कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली। अब कंपनीज उसको सीरियसली नहीं ले रही, ये चीज़ कहीं पे भी बात की गई थी। एंड सेकेंडली एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि मतलब कि किसी की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे, एफिशिएंसी पे जब आप यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे थे, जैसे कंपनी उसको सीरियसली ही नहीं लेती, ठीक है। और बाकी पैसेज में इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं था हमारा, ठीक है। तो ये कट जाएगा। स्ट्रिंजेंट डाटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड। अब यहाँ पे लॉज की बात की गई कि देखो अब यहाँ पे क्या था कि हैकिंग हो रही है, मतलब कि कुछ भी सेफली नहीं है, कम्प्लीटली सेफ नहीं है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अब एक आगे स्टेप बढ़ गया कि लॉज हमारे को चाहिए, ठीक है। पर पैसेज में इससे रिलेटेड कुछ नहीं था, तो ऑप्शन सी भी कट जाएगा। नेक्स्ट, डी इज द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विल अफेक्ट आवर लाइव्स इन फ्यूचर। अब ये फ्यूचर की बात करें, जो कम्युनिकेशन स्पेशली देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज उसको स्पेसिफिक बना दिया, ठीक है। यानी कि जो हमारा उसमें तो कंप्यूटर्स मतलब कि ओवरऑल की बात थी, और यहाँ पे इसको लिमिट कर दिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंडली यहाँ पे आगे की बात करें कि वो हमारी लाइफ्स को इफेक्ट करेगी, तो ऑप्शन डी भी यहाँ से कट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर जो ब्रॉड ऑप्शन होता है ना, आपको उसकी तरफ जाना है, वो चूज़ करना है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। नेक्स्ट इज फॉर इस पैसेज में क्या गिवन है, हमारे को पूछा तो है हमसे एजम्पशंस के बारे में पूछा है, ठीक है। एक बार पैसेज करते हैं, क्या बोला है। A social and physical environment riddled with poverty, inequities, unhygienic and insanitary conditions generate the risk of infectious disease. Okay, social physical environment, ठीक है। Hygiene has different levels: personal, domestic and community hygiene. There is no doubt that personal cleanliness brings down the rate of infectious disease, ठीक है। But the entry of the market into this domain has created a false sense of security that gets conditioned and reinforced by the onslaught of advertisements. Experience in Western Europe shows that along with personal hygiene, general improvement in environmental conditions and components like clean water, sanitation and food securities have brought down infant child death infection rates considerably. The obsession with hand hygiene also brings in the persistent
influence of the market or personal health overriding on marginalizing the negative impact on ecology and the emergence of resistance germs। ठीक है, तो हाइजीन के ऊपर था हमारा पूरा। देखते हैं अब इसमें क्या क्या assumptions हमारे को गिवन है। People who are obsessed with personal hygiene tend to ignore the community hygiene। तो देखो यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो पर्सनल हाइजीन के लिए तो ऑब्सेस है, बट जो कम्युनिटी हाइजीन है उसको कम्प्लीटली एक तरह से मतलब उसको इग्नोर करते हैं। ये एक फैक्ट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। जो भी पैसेज था उसमें क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो पर्सनल हाइजीन का तो ध्यान रखते हैं बट कम्युनिटी हाइजीन का नहीं रखते, वो इसको इग्नोर करते हैं। क्या ये आप वहाँ से एक तरह से एक क्रक्स निकाल सकते हैं? ये चीज़ यहाँ पे पैसेज में नहीं गिवन थी, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप कट करोगे एक ऑप्शन को, ठीक है। वैसे यहाँ से इसको कट करोगे तो ऑप्शन ए कट आउट हो जाएगा, ऑप्शन डी भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी बचा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। दैट मीन्स 3, 4 एंड 5 स्टेटमेंट। अगले में भी एक बार देखो, एमरजेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म कैन बी प्रिवेंटेड बाय पर्सनल क्लीनलीनेस। अब ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स इसके बारे में कि एमरजेंस ऑफ मल्टी ड्रग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पर्सनल हाइजीन। सिर्फ पर्सनल हाइजीन की बात करें कि उससे आप उसको प्रिवेंट कर लोगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ से इन चीज़ को कट किया तो आप 3rd, 4th, 5th स्टेटमेंट को देखते हैं। एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मार्केट। देखो यही बात की गई थी पर्सनल हाइजीन के बाद, जो हमारे आगे पैसेज में बात की थी। ये देखो यहाँ पे पर्सनल हाइजीन उसको रेट को डिक्रीज डाउन कर सकता है, बट द एंट्री ऑफ मार्केट इन द डोमेन हैज क्रिएटेड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फॉल्स सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीज द रिस्क, ठीक है। तो उसकी वजह से इंक्रीज हुआ है रिस्क। अगला बोल रहा है साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल जस्ट 1 सेकेंड, एक बार पैसेज को दोबारा रीड आउट कर रहा हूँ मैं। There is no doubt that personal cleanliness brings down the rate, okay, but the entry of market in the domain has created a false sense of security that gets conditioned and reinforced by the uncertain advertisement experience shows देखो यहाँ पे हमारे को बोल रहे हैं कि द ऑब्सेशन विद हैंड हाइजीन ऑल्सो ब्रिंग्स इन द पर्सिस्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द मार्केट ऑन पर्सनल हेल्थ। तो मार्केट का इन्फ्लुएंस है, बट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट इज हैज डेफिनेटली इंक्रीज द रिस्क, ठीक है। एक बार अगली भी स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं हम। साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशंस आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग डाउन द बर्डन ऑफ infectious disease, तो completely sufficient नहीं। It is a community hygiene implemented through public health measures that is really effective in the battle। अब देखो ये वाली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, 5th वन। इट इज़ अ कम्युनिटी हाइजीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक हेल्थ मेजर्स, मतलब कि कम्युनिटी हाइजीन के साथ पर्सनल हाइजीन, ठीक है, थ्रू पब्लिक हेल्थ मेजर्स, मतलब कि पब्लिक के भी मेजर्स होंगे, दैट इज़ रियली इफेक्टिव। कम्युनिटी प्लस पब्लिक हेल्थ मेजर दैट विल be effective in the battle against infectious disease। it is a positive statement, मतलब कि दोनों को साथ में काम कर रहा हूँ, ये चीज़ बोली जा रही। तो 5th वन विल बी राइट वन, ठीक है। 5th हमारी यहाँ से करेक्ट है। इसमें किसी चीज़ को ना रॉन्ग प्रूव किया जा रहा है, ना किसी की वजह से, कि फैक्चुअल भी नहीं है ये कि इसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ या इसकी वजह से ये सफिशिएंट नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं यहाँ पे नहीं बोली गई है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट को आप 100% करेक्ट मार्क करके चल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वाले को हमने इनकरेक्ट मार्क करा था, तो उसके बेसिस पे मैंने ए और डी को काट दिया यहाँ से, ठीक है। तो 5th वाली से मिला हमारे को, यानी कि 5th सिर्फ एक ही में, ठीक है। एंड 4th वाली दैट मीन्स हमारी करेक्ट बनेगी। तो यहाँ से मैं यहाँ पे कंफ्यूज होगी 3rd वाले पॉइंट में, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे एक तरह से जब मैं इसको पढ़ा तो लगा, बट आप एक बार दोबारा उसको चेक किया हमने, ठीक है, दोबारा पढ़ के देखा, तो आप अगर आप कंफ्यूज होना तो एक यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जौन सी आपको 100% इनकरेक्ट मार्क कर रही है उसके बेसिस पे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, जौन से फिर आपको करेक्ट, जैसे कि यहाँ पे हमने काटा तो 3 और 4 एंड 5th 3 स्टेटमेंट्स बची थी, इनमें से जौन सी आपको 100% करेक्ट लग रही है उसके साथ जाओ। फिर आप हमने तीनों को पढ़ा, 5th वाली हमारे को ज़्यादा करेक्ट लग रही है, ठीक है। तो उसको करेक्ट मार्क किया, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट मीन्स हमारे पास एक ऑप्शन बच गया, दैट इज सी,
ठीक है। इस तरह से ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी ऑप्शंस में कहीं कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, ठीक है। करते करते आपको लगेगा किसी स्टेटमेंट में, बट फिर आप उसको पढ़ के डायरेक्टली मार्क मत कर दीजिए। जैसे थर्ड पढ़ी आपने, ठीक है, उसके बेसिस पे आपने डायरेक्ट मार्क कर दिया, वो वहाँ पे गड़बड़ करती है। फिर आपने आगे वाले ऑप्शंस पे तो आप गए नहीं, ठीक है, वो आपको ज़्यादा करेक्ट लगा उससे, तो वहाँ पे गड़बड़ ये हो जाती है, ठीक है, पैसेज के जब आप ऑप्शंस करते हो उसकी वजह से। तो इस वाली मिस्टेक को नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये हमारा नेक्स्ट पैसेज है। इसमें बोला बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। India faces a challenging immediate future in energy and climate policy making. The problems are multiple: sputtering fossil fuels, production capabilities, limited access to electricity and modern cooking fuel for the poorest, rising fuel import is an unstable global energy context. Continued electricity pricing and governance challenges leading to its costly deficit or surplus supply, and not least growing environmental contestation around land, water, air. But all in not bleak. Growing energy efficiency programs, integrated urbanization and transport policy discussions, inroads to enhancing energy access and security, and bold renewable energy initiatives, even if not fully conceptualized, suggest the promise of transformation. ठीक है, यहाँ तक तो हमारे को जो भी चैलेंजेस हैं वो गिवन थे, बट उसके बाद जो स्टेप्स हैं एक तरह से उससे रिलेटेड लिए जा रहे हैं, आगे वो चीज़ बताई जा रही है। फिर आगे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है उसके लिए एक मतलब फ्यूचरिस्टिक एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हमारे को क्या मैसेज बोल रहे हैं। इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड, ठीक है। ये ज़्यादा रॉन्ग भी नहीं लग रही, ज़्यादा राइट भी नहीं लग रही, इसको एक बार रखते हैं। इंडियाज़ एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसीज हैविली ट्यून टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ से हमारे को पॉजिटिव लग रही है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बट पूरे पैसेज में कहीं पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कहीं नहीं थी, ठीक है। ये पॉजिटिव तो लग रही है बट इसके बारे में पैसेज में कुछ भी नहीं था, तो इसको आप कट आउट करोगे। इंडियाज़ एनर्जी, जब मैंने इस पैसेज को पहली बार किया था ना, तो मैंने यही वाला ऑप्शन मार्क किया था प्रैक्टिस में, बी वाला, ठीक है। और वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चीज़ लग रही है और इसके मतलब कि रिलेटेड हमारे स्टेप्स वगैरह भी लेते हैं इसको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो बट ये चीज़ बाद में धीरे धीरे आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करते हुए पता लगती जाएगी। यही है मेन कि उसमें पैसेज में उससे रिलेटेड कुछ था या नहीं था, नहीं था तो उसको काटा मारो, ठीक है, और आगे बढ़ो। Next, India's energy and climate actions are not compatible with its broader social, जहाँ पे कि हमारी इंडिया की कॉम्पेटिबिलिटी पे, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के ऊपर सवाल एक तरह से उठा दिया जाता है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते, ठीक है, या फिर ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की आती है। जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कई स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं जिनमें बोलते हैं कि कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है ये अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स गलत बनती हैं, तो ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट हुआ। इंडियाज़ एनर्जी decision making process is straightforward, supply oriented and ignores the demand side। अब ये भी एक तरह से देखो, एक तो डिमांड सप्लाई इसके बारे में कुछ बात ही नहीं थी, पैसे मतलब कि इससे रिलेटेड नहीं है, हैं। तो सेकेंडली यहाँ पे बोल रहा है कि सप्लाई ओरिएंटेड तो है बट डिमांड साइड को इग्नोर ही कर देता है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये भी हमारी इनकरेक्ट है। पैसेज में ये थोड़ी था ओवरऑल की डिमांड और सप्लाई के बारे में थोड़ी बात कर रहे थे। अब हमारे पास ऑप्शन ए बचा कि जो इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है मोर कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो मे भी आपको ये ना लगे पहली बार पढ़ते ही कि ऑप्शन ए करेक्ट हो, क्योंकि पैसेज में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, हमें ऐसा लगे क्योंकि वो वर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं और डायरेक्टली उससे हिट नहीं करता वो जो भी मैसेज यहाँ पे कई बार गिवन होता है। बट बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ो और ये चेक करो क्या बाकियों में कुछ ऐसा है, मतलब कि जो एक तो पैसेज में ही नहीं है और कुछ बस ऐसे ही डाल रखा है, ठीक है। तो आप सीधे अब ए को पढ़ के अगर आप डायरेक्टली कट कर दो ना कि ये तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि पैसेज में इसी के बारे में बात की गई है, तो फिर आप इसको कट किया आपने, आगे वालों में भी आप कट करो नहीं करो ऐसे ही। देखो मैंने यही किया होगा जब मैंने पहली बार किया कि फर्स्ट वाले में कुछ ऐसा मीनिंग मेरे को डिराइव नहीं हुआ तो मैंने इसको काटा,
आगे 3 वालों में थर्ड वाले को काट दिया होगा क्योंकि मुझे ये लगा होगा नेगेटिव है। ये वाली चीज़ तो पता लग जाती है स्टार्टिंग में ही, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना तो पता लग जाती है कि ऐसी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट बनती है। तो सी वाले को तो 100% श्योरली इनकरेक्ट मार्क किया होगा। फिर डी वाला कुछ ऐसा लगा ही नहीं होगा, सप्लाई ओरिएंटेड डिमांड साइड के बारे में तो कुछ भी ऐसा नहीं था, डिमांड सप्लाई, ठीक है। तो ऑप्शन फिर बी बचता है कि एक तो पॉजिटिव लग रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसा सा ही कि मतलब कि आगे जो बोल रहे हैं कि जो भी ऊपर बात कर रहे थे ना कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे इफेक्ट, ये सब जो ऊपर चीज़ें गिवन थी उससे कुछ रिलेट भी हो रहा है, तो ऑप्शन बी मार लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ ही है जो आपको मतलब कि जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल वही चीज़ बताई है जो सच में वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठ के आप जब आप करते हो ना, और जो हमारा दिमाग जिस तरह से काम करता है वो चीज़ है ये, ठीक है। इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है आपको यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट पैसेज में हमारे को वही क्रिटिकल मैसेज पूछा है। पैसेज देखते हैं क्या बोल रहा है। देयर आर रिपोर्ट्स दैट सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स सोल्ड इन द मार्केट आर फेड टू पोल्ट्री एंड अदर लाइवस्टॉक एज ग्रोथ प्रोमोटर्स, ठीक है। ओवर यूजिंग दीज सब्सटेंसेस कैन क्रिएट सुपर bugs, pathogens that are resistant to multiple drugs and could be passed along humans, ठीक है। Mindful of that, some farming companies have stopped using the drugs to make chickens gain weight faster, ठीक है। Since Denmark banned antibiotic growth promoters in 1990s, the major pork exporter says it is producing more pigs and the animals get fewer disease, ठीक है। मतलब कि एक तरह से ड्रग्स के बारे में थी जो उनको दिए जाते हैं। अब यहाँ से मैसेज है, पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल। ये तो एक तरह से वही बात होगी कि आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब कुछ चीज़ को ही बंद कर दो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकालने की बजाय उसी चीज़ को स्टॉप कर दिया, ठीक है। मतलब कि ये पढ़ के भी पता लग जाती है कि ऐसी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं बना जाती, ये गलत हो गया। फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, ये वाली भी वही होगी कि उस चीज़ का यूज़ ही करना बंद कर दो। एंड सेकेंडली जहाँ पे रिप्लेसमेंट की बात की जाती है ना, तो एक तरह से मतलब उस चीज़ को बंद कर दो, बैन कर दो, ये चीज़ है। तो रिप्लेसमेंट की मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने यही देखा, वो स्टेटमेंट गलत ही बनाई जाती है, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हो कि वो गलत ही मिलेगी। आप प्रैक्टिस में भी चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। तो ये भी गलत। यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड, ठीक है। इट इज़ अ समथिंग पॉजिटिव कि यही बताया, जब उन्होंने बैन कर दिया तो उनके ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, एनिमल्स को फीवर डिसीज हो रही है, ठीक है। तो इट इज़ पॉजिटिव वन। आगे बोला एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिजीजेस। अब यहाँ पे ऑप्शन सी एंड डी वाले में हमारे को बोल रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए करना चाहिए, और क्योंकि वहाँ पे वो उसके लिए कर रहे थे ना कि वेट गेन कराने के लिए, ऊपर ये बात की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे बोले कि यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड, यस इट इज़ समवट नेगेटिव, ठीक है। देखो मेरे को पहले सी वाला लग रहा था, ठीक है, कि करेक्ट हो सकता है कि इनको बैन कर दे, ये चीज़ ध्यान नहीं रही पर मुझे कि जहाँ पे बैन करने की पढ़ते पढ़ते और ऐसा ही होता है। अब तो मैं यहाँ पे आपके साथ कर रही हूँ, ठीक है। बट जब आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में भी होगे ना तो ऐसा ही लगेगा एक दो बार की पैसेज पढ़ के, ठीक है, इसको बैन कर देना चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। ये ऐसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ से इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये बैन करने की बात करे कि बैन ही कर दीजिए, बट ये देखो ये इसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, सी स्टेटमेंट डी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि उनको यूज़ करना चाहिए बट सिर्फ ट्रीट करने के लिए, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो ये वाली तो स्टेटमेंट सही है, फिर ये वाली करेक्ट कैसे हो सकती है अगर ये वाली सही है तो, ठीक है। बट अगर मैं डी को नहीं पढ़ती और सी को डायरेक्ट इसको पढ़ते ही मार दूँ, क्योंकि मेरा ध्यान इस चीज़ पे गया नहीं कि बैंड पे, ठीक है, एनिमल्स पे, क्योंकि ओवरऑल यही बात की जा रही थी कि उन पे एनिमल्स पे यूज़ करते, ओवर यूज़ करते एक तरह से वेट गेन करने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, ये चीज़ें बातें थी, ठीक है। तो एक बार पढ़ते ही कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको डायरेक्ट ये हिट हो कि हाँ यही ठीक है, ठीक है। बट आगे आप बाकी फिर यही चीज़ क्रक्स निकलता है कि सारी स्टेटमेंट्स को एक बार रीड ज़रूर करो, ठीक है। तो सी करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ से। नेक्स्ट वन, ठीक है, यहाँ से हमारे को असम्पशंस पूछी हैं। पॉलिसी मेकर्स एंड मीडिया have placed the blame for skyrocketing food prices on a variety of factors, जिसमें high fuel prices, bad weather in key food producing countries, and the diversion of land to non-food production. Increased emphasis, however, has been placed on a surge in demand for food from the most populous emerging economies. It seems highly probable that mass consumption in these countries could be well posed to create a food crisis.
ठीक है, अब यहाँ से assumptions देखते हैं। Oil producing countries are one of the reason for high food prices। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने ये ऊपर एक पॉइंट गिवन था कि उसके फैक्टर्स क्या क्या, हाई फ्यूल प्राइसेस या बैड वेदर है, ठीक है, ये चीज़ें बताई, और लैंड का डाइवर्जन है, ठीक है, और जो पॉपुलस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में बात की गई क्योंकि डिमांड बढ़ गई। बट अब हाई फूड प्राइसेस गिवन है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ऊपर ऑयल प्राइसेस गिवन था, ठीक है, इन दोनों को रिलेट करके मे बी आप इसको करेक्ट मार्क कर लो। बट द थिंग इज़ यहाँ पे इंक्लूड कर दिया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का, यहाँ पे ये बात कही नहीं थी। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ दैट मीन्स कि एक तरह से इनडायरेक्टली उसी चीज़ को आप इसको करेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, बट क्योंकि पैसेज में बात नहीं की गई तो आप इसमें इसको एज्यूम नहीं कर सकते डायरेक्टली अपने आप से, ठीक है, तो पैसेज में इससे डायरेक्टली आप इसको रिलेट करके ये नहीं बना सकते कि वो फूड प्राइसिंग वन ऑफ द रीज़न फॉर हाई फूड प्राइसेस, ठीक है। अब यहाँ से अगली स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ देयर इज़ अ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन नियर फ्यूचर इट विल बी इन एमर्जिंग इकोनॉमीज। नाउ देखो, अब ये एक तरह से 100% स्टैंप लगा के यही बात बोल रहे हैं कि अगर हुआ तो यहीं होगा, ठीक है भाई, कोई भी फैक्टर फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, और भाई ऐसे कैसे आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ में भी होगा, कोई और रीज़न निकल आए वहाँ से, कोई भी रीज़न की वजह से अगर जो एमर्जिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ नहीं हो सकता क्या, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हम करेक्ट नहीं मान सकते, ठीक, तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट बनेगा। और असम्पशंस में जर्नली ना ऐसे स्टेटमेंट्स कई बार जब दो डाल के पूछते हैं ना तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा ज़रूर निकल ही आता है जहाँ पे नाइदर वाला, और नाइदर वाला मारने में बहुत दिक्कत होती है कि ऐसा एक भी स्टेटमेंट नहीं गिवन, ठीक है, बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है, बट आपको एक ही चीज़ मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपको हेल्प करती है ना कि क्या उसमें पैसेज में वो बात थी कि नहीं थी। ऑयल फूड प्राइसिंग कंट्रीज़ के, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बारे में कोई बात नहीं थी, ठीक है, और यहाँ पे देखो 100% श्योरिटी जिसकी पॉसिबिलिटी मतलब कि ख़त्म कर दी दूसरी चीज़ की, ठीक है, तो ये वाली भी हमारी इनकरेक्ट होगी कि आप ये थोड़ी एज्यूम करोगे कि फूड प्राइसेस आगे आएगा तो वो यहाँ पे ही आएगा श्योरली एमर्जिंग कंट्रीज, ठीक, तो ये एज्यूम नहीं करेंगे। नेक्स्ट 24th में भी हमारे पास assumptions की बात की गई है। लेट्स लुक एट द पैसेज। A central message of modern development economics is the importance of income growth, by which is meant growth in GDP. Modern is the importance of income growth. ठीक है. In theorizing GDP creates employment and investment opportunities. As income grow in a country where the level of GDP was once low, households, communities, and governments are increasingly able to set aside some fund for the production of things that make for a good life. Today, GDP has assumed such a significant place in the development lexicon that if someone mentions economic growth, we know they mean growth in GDP. ठीक है, यहाँ पे GDP की बात की गई है ओवरऑल। अब यहाँ से assumptions हम क्या क्या, rising GDP is essential for a country to be a developed country। अब यहाँ पे ठीक है जीडीपी की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ इज इक्वल टू मतलब ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम उसको डायरेक्टली मान लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ, बट ये थोड़ी बोला है कि राइजिंग जीडीपी असेंशियल है किसी कंट्री के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। असेंशियल इज समथिंग जस्ट लाइक जहाँ पे 100% की श्योरिटी बोल के बोलते हैं ना, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है हमेशा, और किसी भी चीज़ को आप 100% श्योरिटी के साथ बोल रहे हो तो ये मतलब कि बहुत ही कम केसेस होते हैं जहाँ पे आप किसी चीज़ को ऐसे स्टेटमेंट आपको डाल दोगे और वो करेक्ट मिलेगी, ठीक है, तो ये वाली यहाँ से इनकरेक्ट। और सेकेंडली डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउसहोल्ड्स। गारंटी, एक सेकेंड, गारंटी देखो क्या बोल, राइजिंग जीडीपी गारंटीज और रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल। क्या जीडीपी तो राइज भाई जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल जो जिनके पास टॉप 1% होते हैं, ठीक है, वैल्यू पर्सन, उनकी वजह से भी हो सकती है कि उनकी राइज हो रही है तो उसकी वजह से भी जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑल हाउस होल्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी तो नहीं देता, ठीक है, तो ये वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या बन गया, नाइदर वन नो, ठीक है। नेक्स्ट नहीं है, नहीं, ओके।
वट इज़ द मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन, यहाँ से हमें एजम्पशन निकालनी है। विद रिस्पेक्ट टू वट आर कॉल्ड डिनोमिनेशंस ऑफ रिलीजन, इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी अ जज ऑफ हिज ओन रिलीजन, देयर इज नो सच थिंग एज रिलीजन, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। बट इफ they are to be a judge of each other's religion, there is no such thing as a religion that is right, correct, and therefore all the world is right or all the world is wrong in the matter of religion. Okay, ठीक है, अब देखते क्या बोलते हैं। नो मैन कैन लिव विदाउट एडरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन, जी नहीं सकता बिना रिलीजियस डिनोमिनेशन के, इनकरेक्ट, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं था। लॉजिकल, it is a duty of everyone to propagate one's religious denomination, यहाँ से कि सब किस ड्यूटी के बारे में बात नहीं थी, यहाँ पे क्या बोला कि अगर खुद वाले रिलीजन के बारे में बात करेंगे सबको अपना करेक्ट मिलेगा, बट जब एक दूसरे के वक्त के रिलीजन को जज करने की बात आएगी तो सब इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो या तो रिलीजन के मामले में सभी राइट है या फिर रिलीजन के मामले में सारा वर्ल्ड रॉन्ग है, ये चीज़ बात की गई थी। तो इसमें ड्यूटी के बारे में भी कहीं पे भी कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलीजियस डिनोमिनेशंस टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ से यही तो एजम्पशन निकल रहा है कि एक दूसरे को तो गलत बता रहे हैं और अपने वाले को सही बता रहे हैं, तो एक तरह से क्या यूनिटी नहीं बन पा रही, ठीक है। तो ये वाली करेक्ट हो सकती है यहाँ से। नेक्स्ट, मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपने को समझ नहीं पाते, तो यहाँ पे यही बात एक दूसरे से मतलब कि क्रॉस, मतलब खुद सही और दूसरे वाले का गलत, ये चीज़ बात की थी। समझने की तो कोई बात नहीं थी कि इसको समझते नहीं है, ठीक है। बट देखो जब आप इसको पढ़ोगे ना तो क्या समझ सकते हैं कि जैसे रिलीजन है जो मतलब कि मेन क्रक्स सभी में आता है, वो यूनिटी की बात करता है। तो आप एक जो डीपर लेवल में इसके सोचने लग जाओगे ना तो ये बात करेगी कि उस मतलब कि क्योंकि जो रिलीजन को समझ के करेगा तो वो समझेगा कि भाई वो खुद समझ ही नहीं पा रहे खुद के कि खुद में क्या, खुद के रिलीजन में क्या बात की गई थी, क्या चीज़ थी। तो आप इस वाले को भी करेक्ट मार्क कर सकते हो। मे भी आपको अभी लगे ये कि ऐसा तो नहीं सोचेंगे, बट वहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हैं हम, क्योंकि पता है आप क्या सोचोगे कि यूनिटी की बात, यूनिटी वर्ड जो है वो कहीं पे भी बात नहीं की गई, बट इट इज़ सेइंग अबाउट द एजम्पशन, उससे जो आप एज्यूम करोगे वो चीज़ क्या है, यही तो है कि आपस में एक दूसरे को गलत बताएं, दैट मीन्स यूनिटी नहीं बन पा रही, ठीक है। तो इस चीज़ से आप इसको रिलेट करोगे तो ये वाला करेक्ट बनेगा। बट इफ़ यू थिंक, जब आप इस तरह से सोचोगे, क्योंकि एक जो सही मायने में सच में पढ़ता है वो तो यही बात करेंगे कि सभी एक तरह से मतलब कि ह्यूमैनिटी की बात करते हो ओवरऑल, तो उस तरह से तो ना वो समझ पा रहे जो आपस में लड़ते हैं, ठीक है। तो उससे आप इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हो, बट इट इज़ वेरी मच एट अ डीपर लेवल, ठीक है। तो जो एक तरह से ऊपर से जो बात होती है वो तो यही है कि यूनिटी नहीं बन पा रही, ठीक है। तो यहाँ से आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना है जो पैसेज बोलना चाह रहे हैं, ना कि जो आप अपने आप उसको और ज़्यादा सोचते हुए उसको जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ये अजम्पशन नहीं करोगे आप कि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में बोल रहा है कि लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड, ठीक है, पढ़ते हैं हम। और जो ये चीज़ें अभी हम बात कर रहे हैं ना तो वो बहुत नॉर्मल लगता है, ठीक है, कि हम ऐसा तो कभी नहीं सोचेंगे वहाँ पे बैठ के। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे ना तो फिर वहाँ पे गलत ही नहीं होंगे, सभी के करेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जब एक तो हमारे को टाइम बाउंड मैनर में पता है, जब हम सी सेट करते हैं तो लगता है कि 27 क्वेश्चन ही तो ढूंढने हैं, वो भी 2 घंटे में जो हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट वो यहाँ पे बैठ के ही लगता है स्टार्टिंग में जो एक बार दे के नहीं आया और उसके मार्क्स कम नहीं आए, ठीक है। ये इसी वजह से हम इसको थोड़ा सा लाइटली लेके चलते हैं, ठीक है। बट इसके बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे, अभी क्वेश्चंस को करते हैं, पैसेज रीड करते हैं। It is certain that seditions, wars, and contempt or breach of the laws are not so much to be imputed to the wickedness of the subjects as to the bad state of a dominion. For men are not born fit for citizenship, but must be made so. Besides, man's natural passions are everywhere the same, and if wickedness more prevails and more offences are committed in one commonwealth than in another, it is certain that former has neither enough pursued the end of unity nor framed its laws with sufficient forethought, and that therefore it has failed in making quite good its rights as a commonwealth.
ठीक है, एक बार पढ़ते हैं अभी क्या बनता है। सेडिशंस, वॉर्स एंड ब्रीच ऑफ द लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमेन, वेरी मच एक्सट्रीम। ये बोल रहे कि मतलब कि उसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता हर डोमेन में, हर जगह, तो ये इनकरेक्ट बन गई। It is not the people but the sovereign who is responsible for all the problems। क्या बोल रहे हैं देखो, मतलब कि पीपल नहीं बट जो सॉवरेन है वो रिस्पॉन्सिबल है हर प्रॉब्लम के लिए और एनी डोमेन में। तो इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीम स्टेटमेंट, सो रॉन्ग। That domain is the best which pursues the aim of unity and has laws for good citizenship। Okay, it is a positive statement। It is impossible for man to establish a impossible extremely। ठीक है, ये वाली भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गई। और ये देखो जो लास्ट में क्या बोल रहे थे कि अगर वहाँ पे नॉट फ्रेम्ड इट लॉस, लास्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट है इसकी, पूरा ही पैराग्राफ सेम सही है। इट हैज़ फेल्ड इन मेकिंग क्वाइट गुड इट्स राइट्स एज अ कॉमनवेल्थ, उसमें फेल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट डोमिनियन इज द बेस्ट विच परस्यूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज़ लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप। गुड सिटीजनशिप के लिए लॉज है। ठीक है, कुछ में तो आपको डायरेक्टली जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना वहाँ से ही पता लग जाएगा आपका। अगर आप पैसेज भी ना पढ़ो तो ये वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं सभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मतलब कि होते भी हैं बट फिर बात ये होती है ना कि कईयों में ऐसा होता है कि आपको पढ़ने के बाद, अब देखो इसको आप पढ़ भी लो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही टाइम लगाओगे इसको पढ़ने में, बट जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो वहाँ से क्लियर नहीं हुआ वापस पैसेज पे आते हो ना तो एक तरह से वो एक माइंड में बर्डन भी क्रिएट करता है कि अब इसमें दोबारा टाइम लगेगा। तो आप प्रैक्टिस में इसको कर लीजिए कि 40 मिनट्स में आप अपने सभी पैसेज को कवर कर लीजिए। ठीक है, पैसेज पढ़ने के बाद आंसर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमसे असम्पशंस पूछी हैं, पैसेज पढ़ते हैं। ओके, इनइक्वालिटी वायलेट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म। ठीक है, द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन्स। Equality is a relation that obtains between persons in respect of some fundamental characteristic that they share in common। Equality is morally speaking a default principle। ठीक है, therefore person should not be discriminated on grounds such as race, caste, gender, ethnicity, disability or class। These features of human condition are morally irrelevant। ठीक है, morally the idea that one should treat persons with respect not only because some of these persons possess some special features or talent, for example skilled cricketers, gifted musicians or literary giants, but because persons are human beings is by now part of common sense morality। ठीक है, किसी स्पेशल फीचर की वजह से नहीं बट बिकॉज वे ह्यूमन बीइंग है दैट्स व्हाई दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ओके, अजम्पशंस अब यहाँ से हमारी क्या क्या निकलेंगी, लेट्स चेक। 4 में से 2 ही करेक्ट हैं, सभी ऑप्शन ऐसा हम देख के बता सकते हैं। इक्वालिटी इज प्रीरिक्विजिट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल ट्रांजेक्शंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस। अब इसको रखते हैं। Occurrence of inequality is detrimental to the survival of democracy। डेमोक्रेसी के लिए equal standing of all citizens is an idea that cannot actually be realized even in a democracy। बहुत एक्सट्रीम, मतलब कि equal citizenship एक ऐसा आइडिया जो रियलाइज ही नहीं किया जा सकता एंड इवन इन डेमोक्रेसी में भी नहीं। तो इस वाले को तो हम इनकरेक्ट यहाँ से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तीसरे को करेक्ट इनकरेक्ट काटा तो ये कट गया, ये भी कट गया। दैट मीन्स फर्स्ट तो हमारी करेक्ट ही है तो ये वाली हो गई राइट। अब सेकंड या फिर फोर्थ। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी। तो यहाँ पे यही तो बात थी कि स्पेशली किसी स्किल्ड पर्सन को कोई मतलब कि जो फेमस है एक तरह से उसी को ही नहीं बल्कि सभी क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है तो सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये मतलब कि हमारी डे टू डे में होना चाहिए, हमारी वैल्यूज में होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। एंड सेकंड वन व्हाट इट इज सेइंग, ऑकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है उसकी सर्वाइवल की, कहीं पे भी ये चीज़ थी कि डेमोक्रेसी की बात की थी कि इक्वालिटी को इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये ज़रूरी ये कहीं पे भी नहीं था। ठीक है, तो इस वाले को आप काट दीजिए, तो ये कट गई तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स। क्रक्स के बारे में पूछा।
रीड आउट करते हैं। Aristocratic government ruins itself by limiting too narrowly the circle within which power is confined. ठीक है, oligarchic government ruins itself by the incautious scramble for immediate wealth. But even democracy ruins itself by excess of democracy. Its basic principle is the equal right of all to hold office and determine public policy. This is at first glance a delightful arrangement. It becomes disastrous because the people are not properly equipped by education to select the best rulers and the wisest courses. The people have no understanding and only repeat what their rulers are pleased to tell them. Such a democracy is tyranny or autocracy. Plato. ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया, फिर यहाँ पे ओलिगार्ची गवर्नमेंट के बारे में बताया, फिर हमारे को डेमोक्रेसी के कैसे खुद को रूल करते हैं वो बताया जा रहा है। तो यहाँ से क्रक्स देखते हैं, ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट्स विद, तो ये थोड़ी मतलब ये ओवरऑल ये थोड़ी बता, एक सेकेंड रखते हैं भाई, कई बार ना ऐसे जो लगते नहीं है ना वही मिल जाते हैं। डायरेक्टली करेक्ट मेरे को यही लगा इसको डायरेक्टली कि इसके बारे में तो नहीं बात की थी, बट फिर एक बार ये चेक कर लो कि बाकी कहीं ऐसी नहीं है कुछ अच्छा मिल जाए इससे भी, मतलब कि कुछ हो ही ना बाकियों में। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डेटोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। यहाँ पे ठीक है, ये तो था कि डेमोक्रेसी एक्सेस लिबर्टी की मतलब कि बहुत ज़्यादा ही वो उनको छूट दे दी। ठीक है, ये जो मतलब कि उनका बेसिक मेन प्रिंसिपल है उसी को बहुत ज़्यादा एक्सेस, यही तो बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की अधिकता ये नहीं होनी चाहिए, यही तो बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली हो सकती है यहाँ से अच्छी स्टेटमेंट है। एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स एंश्योर्स अ परफेक्ट, एजुकेशन के बारे में बोल दिया कि क्रक्स उसका नहीं है, एजुकेशन के बारे में थोड़ी था, पूरा तो यही था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की जाए। तो एजुकेशन इज नॉट द मेन टॉपिक हेयर। हैविंग अ गवर्नमेंट इज अ नेसेसरी एविल बिकॉज टायरनी इज इनहेरेंट इन एनी फॉर्म। ये तो एक्सट्रीम की भी एक्सट्रीम होगी कि एविल ही है एक गवर्नमेंट और वो इनहेरेंटली किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाली तो गलत हो गई। अब दो बची हमारे पास। ह्यूमन सोसाइटीज़, यहाँ पे तो बोल रहा है कि ह्यूमन सोसाइटीज़ जो है एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। ये वाले देखो अब कैसे, क्योंकि वहाँ पे हमारे को बताया, क्या बताया था कि एरिस्टोक्रेसी किस वजह से खुद को रूइन करती है, फिर बताया ओलिगार्ची किस वजह से करती है, फिर बताया डेमोक्रेसी किस वजह से खुद को रूइन। दैट मीन्स जो उनका बेसिक प्रिंसिपल था, ये देखो डेमोक्रेसी के बारे में क्या बताया था, एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से खुद को रूइन करती है। तो हर एक के बारे में यही बताया गया, और ये वाली स्टेटमेंट फिर कुछ भी नहीं बनी, तो ये हो गई हमारी इनकरेक्ट। तो ये वाली इज़ द बेस्ट वन फ्रॉम ऑल द फोर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट वन इज, तो हमारे मैथ्स आ गया। ओके, यहाँ पे 41st में बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। Nothing can exist in a natural state which can be called good or bad by common assent, since every man who is in a natural state consults only his own advantage and determines what is good or bad according to his own fancy and insofar as he has regard for his own advantage alone, and holds himself responsible to no one save himself by any law, and therefore sin cannot be conceived in a natural state but only in a civil state, which is decreed by common consent what is good or bad, and each one holds himself responsible to the state. यहाँ से ना ओवरऑल अभी तक मेरे को इसका आइडिया नहीं बना कि क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, बस ऐसा लगा कि रीड कर लिया मैंने। कई बार ऐसे होता है कि हम पैसेज को पढ़ रहे हैं और वो लगता है बस रीड आउट तो कर लिया, बट उसका मीनिंग जो जाना चाहिए था ना वो नहीं पता लगा। एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ के देखते हैं, फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो फिर हिंदी वर्जन में पढ़ेंगे इसको। The conceptions of what is right or wrong exist because due to formation of state. Right और wrong का concept इसी वजह से, क्योंकि formation of state की वजह से। सभी पढ़ने पड़ेंगे। Unless a ruling authority decides as to what is right or wrong, no man would be morally. तो ये तो गलत हो गया। जब तक अथॉरिटी डिसाइड नहीं करेगी कि क्या सही है और क्या गलत, तो मैन मोरली राइट हो ही नहीं सकता। तो ये वाली तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट हो जाएगी हमारी। आगे देखते हैं। मैन इज इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश। नेचुरली जो मैन है, मतलब कि ह्यूमन बींग्स है, वो इमोरल और सेल्फिश होते हैं। ये तो अपोजिट हो गया एक तरह से, क्योंकि जब बच्चा आता है स्टार्टिंग में तो कितना सेल्फलेस होता है एकदम। ठीक है, प्योर। आगे पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग इज नेसेसरी फॉर द, देखो ये वाली भी क्या बात कर रहे हैं कि आइडिया होना ही ज़रूरी है, तभी मैन का ह्यूमन स्पीशीज़ है उसका सर्वाइवल तभी है। तो ये वाला भी गलत हो गया। तो अब क्या बचा, सिर्फ यही बचा
ठीक है, तो ऑप्शन ए ही बच गया हमारे पास। तो कई बार हमारे को पैसेज ना भी आए तो ऑप्शंस पढ़ के आप देखोगे तो वो बन जाता है वहाँ से, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे उसका मैसेज ड्राइव नहीं हुआ, वही बात है यहाँ से। ठीक है, तो कंसेप्शन व्हाट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का था और गुड और बैड का था, यही सब बात कर रही थी, तो ठीक है, ये वाली रिलेटेड भी है। ओके, which one of the following statement best reflect the rational, plausible and practical implication, यहाँ से वो बताना है। ओके, चेक करते हैं इसमें पैसेज क्या बोल रहा है हमारे को। इन द इमीडिएट फ्यूचर वी विल सी द इंक्रीजिंग कमोडिफिकेशन ऑफ मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज, AI, रोबोटिक्स, 3D मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम मेड बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, लीथल ऑटोनोमस वेपन्स एंड ड्राइवरलेस कार्स। कमोडिफिकेशन इनका, ठीक है। दिस विल पोज conundrums. The moral question of how a driverless car will decide between hitting a jaywalker and swerving and damaging the car has often been debated. The answer is both simple, save the human life, and complex also. At which angle should the car swerve? Just enough to save the jaywalker or more than enough? If the driverless car is in Dublin, who would take the decision? The Irish government or the car's original code writer in California or software programmer in Hyderabad to whom maintenance is outsourced? If different national jurisdictions have different fine print on prioritizing a human life, how will it affect insurance and investment decisions, including transactional ones? Okay, let's see options. Too much globalization is not the best interest in the best interest of any country. ना तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात थी, एंड सेकेंडली बहुत गलत स्टेटमेंट है कि ऐसा थोड़ी होता है। ग्लोबलाइजेशन तो अभी है ही यहाँ पे, ठीक है, उसी की वजह से चल रहे हैं सब। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स। एक बार पहली वाली को काट के देखते हैं वैसे तो क्या क्या बनता है। ये वाली कट गई, बी भी कट गया एंड डी भी कट गया। यहाँ से तो डायरेक्ट ही ऑप्शन आ गया हमारे पास, दैट इज सी। तो यहाँ से ये वाला करेक्ट है। फिर एक बार स्टेटमेंट्स चेक कर लेते हैं। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंग ब्लरिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर्स, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक देखो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा था कि कौन उसका मतलब कि कोड राइट करता है, ठीक है, मेंटेनेंस कहाँ जाता है, सब कुछ, तो एक ब्लरिंग, ठीक है सर, ये वाली ओके ओके ठीक है स्टेटमेंट। इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पेक्ट ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट। भाई इतनी ज़्यादा मुझे ये लगी नहीं इसमें, ठीक है, बट क्योंकि है इसमें ये, पर कई स्टेटमेंट्स क्लियरली समझ यहाँ पे निकल जाती हैं ऊपर से। पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ऑन सप्लाई चेन। देखो ये वाली गलत हो गई, सप्लाई चेन वगैरह के बारे में कुछ नहीं था कि कंट्रीज़ को अपने खुद ही डेवलप करनी चाहिए, फोकस इस पर, तो ये गलत हो गई, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स विल हैव टू रिकनसाइल टू मैनी एम्बिग्यूइटीज एंड अनसर्टेनिटीज, इसके बारे में, ठीक है, ये वाली भी ठीक सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कई बार आपको एक जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना उसी से पता लग जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के से ही पता लग गया, उसके बारे में तो कुछ था ही नहीं, ऊपर से नेगेटिव बना के डाल दिया उसे। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं हम क्या है। Which one of the following statement best reflect the most logical, rational and practical suggestion implied by the passage? ठीक है। The resolution of bankruptcy cases of Indian banks under the Insolvency and Bankruptcy Code should help bring non-performing assets (NPA) situation under some control. Despite the slow pace of resolutions by National Company Law Tribunal, the code can be helpful in cleaning up bank books in future credit cycles. The recapitalization of public sector banks too can help increase the capital cushion of banks and induce them to lend more and boost economic activity. But bad debt resolution and recapitalization are only a part of the solution, as they by themselves can do very little to rein it restless lending that has pushed the Indian banking system to its currency sorry state. Unless there are systematic reforms that address the problem of unsustainable lending, future credit cycles will continue to stress. Okay, ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूँ लास्ट में पता लग रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं एक बार। Practical suggestion: lending by the bank should be closely monitored and regulated by the central government. अब देखो यहाँ पे जो हमने पढ़ा पूरे पैसेज में कहीं पे नहीं थी कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, और
और पैसेज में मतलब कि मेन बात क्या थी, वो सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स ऐसा होना चाहिए अनसस्टेनेबल लैंडिंग को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ जो थी मेन थी, ये कट गया। इंटरेस्ट रेट शुड बी कैप्ड लो, इंटरेस्ट रेट के बारे में तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, ये वाली भी कट गई। लैंडिंग के बारे में बात चल रही है। मर्जर ऑफ मैनी बैंक्स, बैंक्स को मर्जिंग करने की बात भी कुछ नहीं थी, मर्जिंग ऑफ बैंक्स ये भी कट गई। इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यही तो बात थी, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स एज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए ये चाहिए, बाकी जो ऊपर एनपी वगैरह के लिए जो सॉल्यूशन थे वो लॉन्ग टर्म नहीं थे, तो ये वाली करेक्ट हुई, सिंपल। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कोरोलरी टू द पैसेज गिवन अबव, पढ़ते हैं एक बार, वो छोटा सा है। इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज टू एनहांस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड any one being of such macro policy, monetary or fiscal, cannot independently work without active support, ठीक है, monetary और fiscal policy साथ में मतलब कि डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, cannot independently work without active support of another, ओके। अब पढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक cannot work independently of the government, सेंट्रल बैंक दैट मीन्स monetary policy and the government means fiscal policy हो सकती है। आगे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट, अब ये चीज़ नहीं थी, ये जो मेन चीज़ थी वो यही थी, ये जो लास्ट में लाइन हमने पढ़ी कि दोनों जो भी है मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी एक्टिवली सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, बट ये नहीं कि उसको किसको क्या रेगुलेट करना चाहिए, तो ये कटेगी। मार्केट इकोनॉमी इज़ नॉट कंपैटिबल, ये उसकी कंपैटिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, गलत है, विद द सोशलिस्ट पॉलिसीज़, okay. Financial sector reforms are required for enhancing economic welfare of the people, अब यहाँ पे बोला फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है, देखो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ भी इसमें ऐसे वैसी बात नहीं की गई, बट जो मेन क्रक्स मेन जो बात रिफ्लेक्ट हो रही थी पैसेज में वो ये चीज़ नहीं है, तो इस वाली को यहाँ पे इनकरेक्ट मार्क करेंगे और हमारे पास ए ऑप्शन बचा। देखो अभी यहाँ पे ऑप्शन ए स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ना पढ़ोगे तो ऑप्शन ए आपको नहीं लगेगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे बैंक और गवर्नमेंट की बात की गई है, बट क्योंकि बैंक हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के लिए है और गवर्नमेंट हमारी फिजिकल पॉलिसीज करती हैं और उसी के बारे में बात थी, ठीक है, उनका एक तरह से जो डायरेक्टली जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी का वर्ड यहाँ पे नहीं डाला, बैंक और गवर्नमेंट डाला है, तो स्टार्टिंग में मे भी आपको ना लगे, बट फिर आप इन चीज़ों को चेक करो, बाकी स्टेटमेंट्स को, क्या वो आपको सही लग रही है वो जो बात कर रही थी, पता है अगर आप इन्हें इसको स्टार्टिंग में इस ऑप्शन को हम काट देते हैं ए वाले को, फिर हम है ना इसी में घूमते रहते हैं बी सी डी वाले ऑप्शन में, ठीक, और इनमें से जब आखिर में कुछ समझ नहीं आएगा तो छोड़ के आगे बढ़ेंगे या फिर कोई सी भी गलत स्टेटमेंट को मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यही होती हैं और ये गलतियाँ होती हैं पैसेज में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है, ओके दैट इज 51st। Which one of the following statement best reflect the central idea of the passage given above? Central idea क्या है, यहाँ से ये चेक करना है मेरे को। The best universities like Harvard and MIT, despite having the luxury of having some truly excellent teachers on their payroll, are increasingly embracing the flipped classroom format where students listen to video lectures at home and spend class time applying their knowledge, okay, solving problems, discussing examples, etc. Professors guide that discussion and fill in wherever necessary, explaining those bits that seem to be eluding the students and throwing in advanced ideas that happen to be topical. These universities have made their video lectures available free for anyone in the world. They are also encouraging colleges and universities all over the world to integrate these online courses into their own pedagogy, picking the pieces that are appropriate for their needs and building a package around them. मतलब कि दोनों मिक्स ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, देखते हैं अब क्या बात की गई है ऑप्शंस में। Efficacy of universities would be better in online mode of conducting classroom as compared, comparison कर दिया, comparison थोड़ी था यहाँ पे, इंटीग्रेट करने की बात थी, ये कट गया। Availability of higher education can be made easier and cheaper without diluting the content. Higher education easier cheaper, ये cheaper ये तो बात नहीं थी, ये भी कट गया। We need not invest much in infrastructure related to higher education and yet डेवलप बेटर ह्यूमन सोशल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल की भी कोई बात नहीं थी, ये भी कट जाएगा यहाँ से। Private sector institutions in higher education as well as coaching institutes can take advantage of this opportunity and thrive well. अब यहाँ से देखो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की भी कोई बात नहीं थी, ये वाली भी कट जाएगा, सारी काट दी मैंने तो दोबारा देखते हैं एक बार। प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन की कोई बात नहीं थी, सोशल कैपिटल की भी नहीं थी, ठीक है, कंपैरिजन की भी नहीं थी, अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड इजियर एंड चीपर विदाउट, ओके 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 ठीक है। देखो ये वाला
ओके जो यहाँ पे वही बात थी ना, ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में करने की, मतलब कि ऑनलाइन तो वीडियो लेक्चर्स एंड फिर वहाँ पे प्रैक्टिकल उसको करते हैं एंड फ्रीली अवेलेबल है सभी को वर्ल्ड में। ओके एनकरेजिंग कॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंटीग्रेट करना ऑनलाइन कोर्सेज विद देयर ओन। ओके ओके पिकिंग द पीसेज दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर देयर नीड्स। ठीक है भाई। देखो अब ये मैं अब सभी को काटती चली गई, ऐसे होगा। ठीक है बट अब यहाँ पे आपको थोड़ा एक सेकंड रुक के ये चेक करना। देखो ये वाला तो डेफिनेटली इनकरेक्ट हो गया, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, हायर एजुकेशन कोचिंग, ये वाली की बात ही नहीं थी कुछ भी। ठीक है फिर यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल सोशल कैपिटल, डेफिनेटली ये भी कट गया। ठीक है सीओडी कट गया एंड ये कंपेरिजन थोड़ी था, वो तो उसके बेटर बता रहे थे कि कैसे वो हेल्पफुल है। ठीक है ये वाला भी कट जाएगा, तो ये वाला बचा। यहाँ पे देखो बाद में पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, सिंपल ये स्टेटमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड ईजियर, ईजी हो सकती है क्योंकि वो ऑनलाइन दे क्या बोल रहे थे कि फ्रीली अवेलेबल है, तो ये ईजी हो गई ना सभी के लिए उसको अवेलेबल कराना। एंड चीपर भी, ठीक है वो चीप भी हो गया सभी के लिए विदाउट डिल्यूटिंग द कंटेंट, और कंटेंट भी बिल्कुल मतलब कि उसको कम ये भी नहीं है कि ऑनलाइन मिल रहा है तो वो उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा। ठीक है तो ये वाली करेक्ट हो गई। तो कई बार हम फ्लो में सभी को काट के जाते हैं, तो एक बार रुक के थोड़ा सा देख लेने का है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is the most logical and rational inference that can be made from the passage? Let's look at the passage now. Our cities are extremely vulnerable to the climate change because of large concentration of population and poor infrastructure. Moreover, population densities are increasing in them, but we have not yet developed a system to address climate change impact. Our cities contribute to 65% of GDP, but there are not enough facilities to cater the needs of the people. It is important to address the issue of air quality, transport, etc. that are vital to identifying sustainable solutions. We need to involve citizens in city planning, create an ecosystem that meets the need of the people. Okay. पढ़ते हैं अब इनको। Our cities need to have well-defined administrative setup with sufficient autonomy. ठीक है देखते हैं भैया आगे देखते हैं। एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटीज इज अ हिंड्रेंस इन आवर एफर्ट टू अचीव सस्टेनेबल। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि पॉपुलेशन एक मतलब कि हिंड्रेंस है, ऑब्स्टेकल बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो ये क्रक्स नहीं था, मतलब कि मैसेज नहीं था इसका। टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस। ठीक है गुड स्टेटमेंट। यही तो बात की गई थी ना कि सिटी प्लानिंग मतलब कि इस तरह से होनी चाहिए कि वो सस्टेनेबल होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डेवलपमेंट इज वायबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन ऑफ इंडिया। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, ये वाली बात भी कहीं नहीं थी, ये चीज़ नहीं थी। देखो ये वाले सॉल्यूशन के लिए क्या किस पे स्पेसिफिकली रिलाई करने के बाद है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। ठीक है और ये वाले में ओवरऑल बात की जा रही है कि सिटीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस को। तो ओवरऑल जो वाइड स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कवर करिए सभी चीज़ों को, वो क्या ये है बेसिक सिंपल एंड एज अ मतलब कि ब्रॉड स्टेटमेंट, तो वो है हमारी सी। और देखो अब फर्स्ट वाले में क्या कह रहे थे, वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात नहीं थी यहाँ पे। ठीक है सॉल्यूशंस की बात की जा रही थी, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड चीज़ों की बात थी, तो ये वाला भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब एक बार गलत होने लग जाता है तो थोड़ा डाउट होता है, इसीलिए डायरेक्टली कोई कट रही है तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसको रख के चलते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये वाले मैथ्स के 61। ओके Following assumptions have been made. यहाँ से assumptions बतानी है। Can a democracy avoid being a welfare state for long? Why cannot mass welfare be left entirely to the markets? There is a built-in tension between markets and democracy. Markets do not work on a one person, one vote principle as democracies do. What one gets out of the marketplace depends on one's endowment, skills, purchasing power, and the forces of demand and supply. Markets reward individual initiative and skill and may also lift many from the bottom rungs of society, but some people never get the opportunity to develop skills that market demand. They are simply too poor and too handicapped, or skill formation takes too long. But by creating jobs, market may be able to help even unskilled people, but capitalism has always witnessed bursts of unemployment. Guys, just give me 1 minute, I will be back.
ओके, स्टार्ट करते हैं। हमने पैसेज रीड आउट कर लिया था, असम्पशंस एक बार ऑप्शंस चेक करते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज रिलाई ऑन द मार्केट फोर्सेस टू एनेबल दैम टू बी वेलफेयर स्टेट्स। मॉडर्न डेमोक्रेसी उस पर रिलाई करती हैं। सभी को एक बार पढ़ते हैं फिर बात करेंगे, ठीक है। मार्केट्स एंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसीज टू बी इफेक्टिव। वैसे तो ये मार्केट्स की उसकी बता रहे हैं कि उनकी अच्छाई। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड एज इट इज़ अ पॉजिटिव वन। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, मार्केट्स की मतलब कि ये बता रहे थे, मार्केट्स जो है, मार्केट्स मतलब कि एक तरह से प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। वहाँ पे किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी और उनके मतलब कि अपलिफ्टमेंट के लिए उनको स्किल्स वगैरह चाहिए, ठीक है, उसमें जाने के लिए, बट वो उनके पास होती नहीं है कि बिकॉज वो पुअर होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, स्किल फॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है। बाय क्रिएटिंग जॉब्स मार्केट में बी एबल टू हेल्प इवन अनस्किल्ड पीपल, बट कैपिटलिज्म हैज़ ऑलवेज विटनेस। कैपिटलिज्म की वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ बताई जा रही है। तो उसके लिए तो फिर वही है कि गवर्नमेंट लेके आती है फिर, ठीक है, उनके लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनती है, प्रोग्राम्स बनते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला, मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाई ऑन मार्केट। ये चीज़ तो यहाँ से ये एज्यूम थोड़ी करेंगे कि वो उस पर रिलाई कर, टू एनेबल देम टू बी वेलफेयर। ये तो नहीं है कि हम उसी पे रिलाई करते हैं। तो गवर्नमेंट तो अपनी खुद की पॉलिसीज़ लेके आते हैं, क्योंकि जो निचला सेक्शन है, ठीक है, नीचे वाला सेक्शन, उसके लिए गवर्नमेंट वो करती है, प्रयासरत रहती है, ठीक है, उनके लिए पॉलिसीज़ आती हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी यहाँ से कट हो जाएगी। उस पर तो कंप्लीट कहाँ रिलाई करते हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी, मतलब कि मार्केट्स फोर्सेस पे रिलाई नहीं करते, ठीक है। मार्केट्स एंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एक बार फर्स्ट वाले कट या तो ए गया हमारा, डी भी गया, तो बी और सी में से चेक करना है हमारे को। ओके, बी और सी मार्केट्स, तो ये मतलब कि थर्ड वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स नीडेड हैं, ठीक है, जो पीछे रह गए उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। मार्केट्स एंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसीज टू बी अफेक्टिव। डेमोक्रेसीज की अफेक्टिवनेस के लिए मार्केट्स ज़रूरी हैं, ये इंश्योर करती हैं सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये वाली बात नहीं थी यहाँ पे, तो यही था कि उनकी वजह से तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही थी। तो ये वाला तो यहाँ से नेगेटिव बताया जा रहा है और यहाँ पे हमारे को पॉजिटिव बताया जा रहा है कि वो ज़रूरी है, नेसेसरी है। नेसेसरी वैसे जहाँ पे होता है वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान से करा करो, क्योंकि वो मोस्टली गलत बनाए जाते हैं। सो यहाँ से हमारा सी कट गया, तो बी करेक्ट है। खोलोगे, 5 मिनट हो बैठ जाओ। Sorry for the gap and disturbance, guys. Let's start. Next question is the which of the following statement best reflect the central idea of the passage given above? Central idea. Okay, first of all, let's read the passage. In our schools, we teach our children all that is there to know about physics, maths, history, and what have you. But do we teach them about the bitter caste divide that plagues the country, about the specter of famine that stalks large part of our land, about gender sensitivity, about the possibility of atheism as a choice, etc. Equally important, do we teach them to ask questions, or do we teach them only to passively receive our wisdom? From the cocoon world of school, suddenly the adolescent finds himself or herself in the unfettered world of university. Here she swept up in a turmoil of ideas, influences, and ideologies. For someone who has been discouraged from asking questions or forming an opinion, this transition can be painful. Okay, now let's see. The school curriculum is not compatible with the expectations of children and parents.
फर्स्ट ऑफ ऑल there is no talk about the parents and teachers expectations here, ठीक है. सेकेंडली इट्स compatibility पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है. ऑप्शन इनकरेक्ट. emphasis on academic achievements does give time for development of personality and skills. ये वाला completely तो रॉन्ग है, इसको चेक करते हैं. प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पे बात कर रहे कि ये कंप्लीट, देखो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं डाल सकते कि एजुकेशन सिस्टम, पेरेंट्स भी वर्क करते हैं, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में भी होना चाहिए, ठीक है. तो बेटर, और सेकेंडली बेटर सिटीजन की बात नहीं थी, वो उसके ओपिनियन और उन सब चीज़ों के बारे में बात थी यहाँ पे. और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करते हैं ना, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस होकर उस चीज़ को करा करो. आई मीन टू से मतलब वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना अपना. गलत मिलती है वो स्टेटमेंट. टू बी अ बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड order demands societal and life coping skills in addition to academic content. यहाँ पे देखो इसमें तो बात करी, क्या बोला है यहाँ पे, टू बी अ बेटर सिटीजन प्रेजेंट, ठीक है. ये देखो यही तो था, वहाँ पे हम स्किल्स तो सीख रहे हैं, ठीक है, बट जो लाइफ कोपिंग स्किल्स एंड डिमांड्स हैं वो चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है. ये चीज़ दोनों ज़रूरी है. और यहाँ पे ऑप्शन बी हमने बताया, एम्फेसिस ऑन एकेडमिक डज गिव टाइम. ये इसका उल्टा दे देगी, पर्सनैलिटी और स्किल्स के लिए टाइम ही तो नहीं दे रहे ना वो. तो ये वाला कट गया यहाँ से और ये वाला ऑप्शन बच गया. तो ऑप्शन डी राइट है, ठीक है. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. मैथ्स के हैं हमारे. द नेक्स्ट वन, which of the following statement best sums the passage given above? Okay. Medieval merchants risked the hazards of the Silk Road to reach markets of China. Portuguese caravels in the 15th century sailed beyond the bounds of the known world, searching less for knowledge than for gold and spices. Historically, the driver for opening frontiers has always been the search for resources. Science and curiosity are weaker drivers. The only way to open up space, whether the space of solar system or interstellar space, is to create an economic engine, and that engine is resource extraction. ठीक है, देखते हैं. Wealth generation is the primary motive for any human endeavor. वेल्थ जनरेशन की बात नहीं, रिसोर्स की बात की गई थी, ठीक है. और प्राइमरी मोटिव बता दिया इस चीज़ का, तो ये वाला कट जाएगा. फिर भी आप इसको एक बार रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. स्पेस, वेदर स्पेस इन सोलर सिस्टम और इंडस्ट्री विल गवर्न आवर फ्यूचर इकोनॉमी. तो ये तो कम्प्लीटली स्पेस के ऊपर डाल दिया गया कि स्पेस के बारे में थोड़ी था पैसेज, ये भी कट जाएगा. वो उससे उसको सपोर्ट करने के लिए एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया था, ठीक है. और इसमें कंप्लीट जो फोकस है वो स्पेस पे दिखा दिया, तो कट जाएगा. ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड to explore new frontiers principally by economic consideration. It is the better one, best statement अभी तक की. Wealth generation is based on risk taking behavior of some men. ये इसके बारे में थोड़ी था, क्या था, जो भी हम एक्सप्लोर करने जाते हैं, यही तो था. हमने कहीं भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात की गई, ठीक है. एंड जो सिल्क रोड वगैरह जहाँ से भी एक्सप्लोर किया हो, तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन उसका मेन फ्रंटियर है, मतलब ठीक है, मेन जो मोटिवेशन रहा वो ये था. तो ये ऑप्शन सी इज द बेस्ट वन, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है. ए भी कट गया, तो सी रह गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. आइडिया, द आइडिया विच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज मेंशंस, फर्स्ट पार्ट, ओके. एंड द नेक्स्ट बेस से रिलेटेड इन द फॉलोइंग हैबिट इज फाउंड मोर ऑफन इन गुड पीपल. पढ़ते हैं एक बार क्या बोला गया. मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट टेलिंग डेलिब्रेट लाइज इज रॉन्ग, except perhaps in certain special situations where more harm will be done by telling the truth or lies की बात है. Even the most truthful people probably tell a good many more lies that might be regarded as semantic lies. Their use of words contains some measure of falsehood, more or less deliberate. Options देखते हैं. First part, the idea is the first part of the passage में. Agreement, agree about telling lies, agree करते हैं. Disagree about telling lies, disagree about telling truth, disagreement about the harm in telling the truth. यहाँ से देखो डायरेक्ट बोल रहे कि एग्री कर रहे हैं झूठ बोलने में, डिसएग्री कर रहे हैं झूठ बोलने में, डिसएग्री कर रहे हैं अबाउट टेलिंग द ट्रुथ नहीं. देखो ये वाली एक सही स्टेटमेंट नहीं है कि डिसएग्री कर रहे हैं, ट्रुथ से डिसएग्री करेंगे तो एक पॉजिटिव कैसे रह जाएगा, ये कटेगा. एग्रीमेंट अबाउट लाइज, झूठ बोलने के लिए एग्री करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है. अब हमारे पास क्या होगा, डिसएग्रीमेंट अबाउट द हार्म इन टेलिंग ट्रुथ.
कि ट्रुथ जो बोल रहे हैं उससे रिलेटेड एक बार इसकी हिंदी वर्जन देखें। सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में, सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में असहमति। ओके, फर्स्ट पार्ट में most people agree that telling deliberate lies is wrong except perhaps in certain situations where more harm will be done। ठीक है, by telling the truth। सेकंड की भी बात, असत्य बोलने के संबंध में असहमति। देखो स्टार्टिंग में मुझे हिंदी पढ़ के क्या लगता है, हिंदी वर्जन इसका पढ़ा तो कि असत्य नहीं बोलना चाहिए, उसके मतलब कि असत्य बोलने के लिए डिसएग्री करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि कुछ थोड़ा सा सिचुएशन मतलब कि कुछ सर्टेन सिचुएशन एक्सेप्शन के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, क्यों, और ये आगे यही बोल रहे हैं कि जो मतलब कि हमेशा सच बोलते हैं वो भी कई बार झूठ बोलते हैं। ठीक है, मैं इसका तो एक बार पूरा ही पढ़ूँ। यहाँ तक कि सर्वाधिक सत्यवादी लोग संभवतः बहुत सारे असत्य बोलते हैं जिन्हें अर्थ विषयक असत्य माना जा सकता है। उनके शब्द प्रयोग में कुछ मात्रा में सत्य होता है जो कमोपेश सोचा समझा होता है। तो उनसे दिखाने में जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। ओके, जानबूझकर, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस बोले, तो ये मतलब कि एक्सेप्शन के साथ बोला गया फर्स्ट पैराग्राफ में, तो हम इसको बोल सकते हैं कि जहाँ पे हार्म नहीं है वहाँ ट्रुथ बोलना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे मतलब कि बहुत मतलब कि एक्सेप्शंस जो गिवन है वहाँ पे नहीं चाहिए। तो ये वाली थोड़ी सी लग रही है यहाँ पे मेरे को, इनमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा आप लगाओगे। Which of the following following habits is found more often in good people? Mixing up true and false, intentional mixing up of truth with the false, falsification of facts, complete concealment। ये तो देखो complete concealment, अच्छे पीपल है तो पूरा का पूरा सच थोड़ी छुपाएंगे, तो ये वाला कट गया। फैक्ट्स कोई फॉल्सिफाई कर देने का, फैक्ट्स वगैरह की कोई बात इनकी। सच और झूठ को मिक्स मतलब कि करना, सही और गलत को, ये वाली बात नहीं थी। सच वगैरह, सच और झूठ की बात, ये बात है सही और गलत की। इंटेंशनल, वो देखो वहाँ पे इसी बारे में बात की थी, जानबूझ कर किया गया। ठीक है, डेलिबरेटली। इंटेंशनल मिक्सिंग अप ऑफ ट्रुथ विद द फॉल्स, थोड़ा बहुत जो मतलब वो मिक्स करते। जब हमने हिंदी की लास्ट लाइन पढ़ी तो यही बात कर रहे थे, तो ये ऑप्शन बी ही राइट वन लग रहा है यहाँ से। ठीक है भाई, होने के चांसेस 72 में हो सकता था, बट क्या है ना कि ये वाला थोड़ा सा वो लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये वाला सीधे सीधे डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट की बात करो, और इसमें थोड़ा सा उसको थोड़ा डिफाइन करके गया है, तो इस पर आप इस तरह से जा सकते हो। ठीक है, वरना कहीं कन्फ्यूजन तो एक आधा छोड़ा भी जा सकता है। ओके, बाकी हमने यहाँ पे सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप और कोई सा तो भी आई थिंक नहीं बचा है ना, या कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम अगले साल के कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो ओवरऑल चीज़ हमारे को देखने की होती है ना, वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आप इन सब की प्रैक्टिस करोगे, हम पिछले 5 साल भी करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपके पैसेज जो हैं वो करेक्ट ही होंगे। ठीक है, मैंने भी ऐसी प्रैक्टिस करी है। हम सीसेट के लिए कैसे अपनी सही तरह से प्रैक्टिस के लिए आपको क्या मतलब कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ या कोई और सोर्स फॉलो करने की ऐसे कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा स्कोर कैसे इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, हम एक सेपरेट वीडियो बता देंगे उसमें स्ट्रैटेजी के बारे में कि आप कैसे उसको अपना कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।